मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में बताया था और गुर्जर प्रतिहार राजवंश में अपन ने जो पिछली क्लास थी उसमें वत्सराज प्रतिहार के बारे में पढ़ा था। वत्सराज प्रतिहार को रणहस्तिन, उसके अलावा जयवरा और रणहस्तिन का मतलब मैंने आपको बताया था युद्ध के मैदान में हाथी के समान किसको बताया गया है, वत्सराज प्रतिहार को। और मैंने आपको यह भी बताया था कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संबंध में आपको इनकी उपाधियों को विशेष रूप से याद करना है, क्योंकि अमूमन ज्यादातर एग्जामों में इनकी उपाधियां ही पूछी जाती है। तो आज अपन उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नागभट्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी शासक थे। तो अपन अब पढ़ने वाले हैं नागभट्ट सेकंड के बारे में। तो अगले जो शासक बने उनका नाम था नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय या अपन कह सकते हैं नागभट्ट सेकंड। तो इनको कुछ उपाधियां प्राप्त है, जैसे कि परमेश्वर। अगर उपाधियों की बात करें अपन, उपाधियां, तो इनको कुछ उपाधियां प्राप्त है, जैसे कि बात करें परमेश्वर, बात करें अपन परम भट्टारक की, परमेश्वर परम भट्टारक। उसके अलावा बात करें महाराजाधिराज, महाराजा धीराज, ये इनकी उपाधि आती है, परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज। और उपाधियां किसकी है, नागभट्ट द्वितीय की। उसके अलावा अपन बात करें इस नागभट्ट द्वितीय के बारे में, तो मिहिर भोज के, मिहिर भोज के मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय को नागभट्ट सेकंड को कर्ण कहा गया है। क्या बोला गया है, कर्ण कहा गया है। तो ये थी इनकी उपाधियां बताई मैंने आपको, परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज। उसके अलावा एक अभिलेख आता है जो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज का था। तो इस मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में इस नागभट्ट सेकंड को क्या बोला गया है, कर्ण कहा गया है। उसके अलावा बात करें अपन, तो परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज, ये जो उपाधियां हैं ये बाकुला अभिलेख में दी गई है। बाकुला, कौन सा अभिलेख, बाकुला अभिलेख। कौन सा अभिलेख आता है, तो अभिलेख में आप नाम बताओगे, बकुला अभिलेख या बाकुला अभिलेख आप बता सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ
बकुला अभिलेख। तो मैंने आपको बताया है कब परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज ये तीनों उपाधियां इस नागभट्ट सेकंड को बकुला अभिलेख में प्रदान की गई है। आप बकुला भी लिख सकते हो या बाकुला अभिलेख भी लिख सकते हो। उसके अलावा बात करें तो मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय को कर्ण कहा गया है। जैसे अपन कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है, राजपूतानी का कर्ण किसे कहा जाता है, राय सिंह को। तो उसी प्रकार से ये उपाधियां हैं। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक को कर्ण कहा गया है, तो आपका सीधा सा आंसर आना चाहिए नागभट्ट सेकंड को। आगे अपन इस नागभट्ट सेकंड के बारे में और चर्चा करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वत्सराज प्रतिहार के समय से त्रिकोणात्मक संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष जैसे पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के मध्य में चल रहा था। तो अपन नागभट्ट सेकंड के संदर्भ में भी उस त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात करते हैं कि कैसे क्या होता है। तो मैं आपको त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अपन बात करें, इनके एक दरबारी विद्वान भी आते हैं और दरबारी विद्वान का नाम था चंद्रप्रभ सूरी। इनके अगर दरबारी विद्वान की बात करें दरबारी विद्वान, तो उनका नाम आता है चंद्र प्रभ सूरी। और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, इनके द्वारा एक ग्रंथ भी लिखा गया था। और ग्रंथ के अगर नाम की बात करें तो ग्रंथ का नाम आता है प्रभावक चरित्र। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया। इनके दरबारी जो चंद्रप्रभ सूरी थे, इनके द्वारा प्रभावक चरित्र नामक ग्रंथ भी लिखा गया था। और इस ग्रंथ के आधार पर यह माना जाता है कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इस ग्रंथ के आधार पर, इस ग्रंथ के आधार पर ऐसा माना जाता है कि नागभट्ट सेकंड द्वारा जल समाधि ली गई। कहने का मतलब यह है चंद्रप्रभ सूरी के इस प्रभावक चरित्र नामक ग्रंथ के आधार पर ऐसा माना जाता है कि ये जो नागभट्ट द्वितीय था, इसके द्वारा जल में कूदकर आत्महत्या कर ली गई, अर्थात जल समाधि ली गई थी। इस बात की पुष्टि कौन करता है, तो यह एक ग्रंथ है प्रभावक चरित्र, जो चंद्रप्रभ सूरी के द्वारा लिखा गया था, जो नागभट्ट द्वितीय के दरबारी विद्वान भी थे, वह इस बात की पुष्टि करते हैं। अब अपन समकालीन जो पाल वंश के शासक हैं और कन्नौज के शासक हैं और राष्ट्रकूट शासक हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि त्रिकोणात्मक संघर्ष इन्हीं के समय मतलब इनके समय में भी चल रहा था। तो अपन बात करें, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे पाल वंश और पाल वंश के अगर शासक की बात करें तो शासक का नाम था
धर्मपाल। यहाँ पे बात करें अपन कन्नौज के शासक की, कन्नौज, तो कन्नौज का शासक बता सकते हो आप चक्रायुध। इस समय समकालीन कन्नौज का शासक था चक्रायुध। समकालीन कन्नौज का शासक कौन? चक्रायुध। समकालीन पाल वंश के शासक राजा धर्मपाल, और समकालीन जो राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट शासक, वो जो राष्ट्रकूट शासक थे उनका नाम था गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था गुर्जर, पृथ्वीराज, पाल और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में, तो समकालीन गुर्जर पृथ्वीराज वंश के शासक नागभट्ट सेकंड, इधर कन्नौज के शासक चक्रायुध, पाल वंश के राजा धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक गोविंद थर्ड, ये चारों एक दूसरे के समकालीन थे। तो अब कैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि एक गुर्जर पृथ्वीराज वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय के द्वारा चक्रायुध के ऊपर आक्रमण किया गया। जो शासक कहाँ के? कन्नौज के शासक चक्रायुध के ऊपर आक्रमण किया गया। आगे क्या होता है, यहाँ पे मैं चक्रायुध अच्छे से लिख देता हूँ। किसके ऊपर आक्रमण किया गया? चक्रायुध के ऊपर आक्रमण किया गया। तो इस युद्ध में चक्रायुध की हार हो जाती है। चक्रा युद्ध। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, गुर्जर पृथ्वीराज वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय के द्वारा चक्रायुद्ध के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है और इस युद्ध में चक्रायुद्ध की हो जाती है हार और नागभट्ट सेकंड इस युद्ध में विजयी रहते हैं। और चक्रायुद्ध को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये नागभट्ट द्वितीय चक्रायुद्ध को यहाँ का मामला सौंपकर वापस कहाँ पे आ जाता है? अपने राज्य में आ जाता है। और पीछे से इस चक्रायुद्ध के द्वारा इस पाल वंश के राजा धर्मपाल से सहायता मांगी जाती है। इससे इसको सहायता मांगी जाती है। सहायता मांगी, किसने सहायता मांगी? चक्रायुद्ध के द्वारा इससे सहायता मांगी गई पाल वंश के राजा धर्मपाल से। अर्थात इन दोनों के बीच में संधि हुई और चक्रायुद्ध ने धर्मपाल से कहा कि अपन दोनों मिलकर इस नागभट्ट द्वितीय के ऊपर आक्रमण करते हैं और इसका मामला सेट कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, इस नागभट्ट द्वितीय के द्वारा इस पाल वंश के राजा धर्मपाल के ऊपर भी आक्रमण किया जाता है और धर्मपाल की भी इस युद्ध में हार हो जाती है। हार, और ये भी इस युद्ध में विजय रहता है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो गोविंद थर्ड था, ये गोविंद थर्ड भी इस चक्रायुद्ध की सहायता करने के लिए युद्ध से पहले जाता है। लेकिन ये जो गोविंद सेकंड था, गोविंद थर्ड था, ये सहायता के लिए जाता तो है किसकी? चक्रायुद्ध की, लेकिन रिटर्न गेयर लेके वापस कहाँ पे आ जाता है? अपने साम्राज्य में आ जाता है। तो आप इसको याद रखना, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध को डिफीट किया गया। नागभट्ट सेकंड ने पाल वंश के राजा धर्मपाल को भी पराजित किया था और ये सहायता गोविंद थर्ड सहायता करने के लिए गया जरूर था चक्रायुद्ध की, लेकिन ये वापस अपने साम्राज्य में आ गया और इस नागभट्ट द्वितीय के द्वारा अपनी जो नवीन राजधानी थी, नवीन राजधानी, तो इसने नवीन राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। ये बात आप याद रखना, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन सा शासक था? तो आप आंसर दोगे नागभट्ट द्वितीय के द्वारा कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया गया था। तो उपाधियां आप याद रखोगे और विशेष रूप से आपको ये याद रखनी है कि मीर भोज के ग्वालियर अभिलेख में इस नागभट्ट द्वितीय को क्या कहा गया है? तो आप याद रखोगे, कर्ण कहा गया है।
इसने कन्नौज के शासक चक्रयुध को डिफीट किया, पाल वंश के राजा धर्मपाल को हराया। उसके अलावा इसने अपनी नवीन राजधानी कन्नौज को बनाया। और ये जो चंद्र प्रभुसुरी इनके दरबारी विद्वान थे, जिसके द्वारा प्रभाव चरित्र ग्रंथ लिखा गया था, और इस ग्रंथ के आधार पर ऐसा माना जाता है कि नागवट युद्ध के द्वारा जल समाधि ली गई थी। तो अब अपन अगले सम्राट के बारे में पढ़ेंगे, और अगले जो शासक है गुर्जर पटियाला राजवंश के, उनका नाम है रामभद्र। तो अब अपन रामभद्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको अच्छे से इनके नोट्स बनाते चले, और अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखें। तो अब अपन अगले जो शासक है गुर्जर पटियाला राजवंश के, उनका नाम है रामभद्र। तो अपन रामभद्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगले जो शासक बने गुर्जर पटियाला वंश के, उनका नाम है रामभद्र। अगले जो शासक थे उनका नाम था रामभद्र। रामभद्र। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, रामभद्र और रामभद्र के पुत्र का नाम था, इसके पुत्र का नाम था मिहिर भोज। इसके पुत्र का क्या नाम था? मिहिर भोज था। तो मैंने आपको यह बताया है कि नागवट युद्ध के पश्चात अगले जो शासक थे उनका नाम था रामभद्र, और रामभद्र के पुत्र आते मिहिर भोज, और ये मिहिर भोज अपने ही पिता इस रामभद्र की हत्या कर देता है। तो अगर ये अपने ही पिता की हत्या कर देगा तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? पितृहंता शासक था। ये अपने ही पिता रामभद्र की क्या कर देता है? हत्या कर देता है, हत्या। तो इसको एक उपनाम दे सकता हूं मैं, क्या? पितृहंता शासक। और मैं स्टार लगा के यहाँ पे लिख देता हूं, अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तो ये थे रामभद्र के पुत्र मिहिर भोज, और मिहिर भोज के द्वारा अपने ही पिता रामभद्र की हत्या कर दी गई। तो मैं इस मिहिर भोज को एक पितृहंता शासक भी कह सकता हूँ। और अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अपनी जो अगली क्लास है, उस अगली क्लास में अपन मिहिर भोज के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से और कैसे इनके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया, और क्या क्या कौन कौन से युद्ध लड़े गए, और इन्होंने कौन कौन सी उपाधियों को धारण किया। तो उन सब बातों की अपन चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।